ग्रीन हाउस प्रभाव। ये शब्द तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, पर ये असल में है क्या? क्या ये हमेशा से कोई प्रॉब्लम थी, या फिर क्या ये हमारी पृथ्वी के लिए एक जरूरत भी है? चलिए आज इसी जरूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी एक जमा हुआ बर्फीला ग्रह क्यों नहीं है? मतलब एक आइस बॉल क्यों नहीं है? इसका जो जवाब है ना, वही हमें ग्रीनहाउस प्रभाव के असली मतलब तक ले जाता है। और ये कोई विलेन नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति का वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसने यहाँ जीवन को मुमकिन बनाया है। तो इससे पहले कि हम प्रॉब्लम की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रीन हाउस प्रभाव अपने आप में है क्या। इसे आप ऐसे सोचिए, ये प्रकृति का एक कंबल है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो पृथ्वी को गर्म रखता है। और इसके बिना सच मानिए यहाँ कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा हम आज देखते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कार का उदाहरण। सोचिए, एक कार धूप में खड़ी है। जब आप उसका दरवाजा खोलते हैं तो अंदर से एकदम गर्म हवा का झोंका आता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार के शीशे सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देते हैं, पर जो गर्मी अंदर बनती है उसे पूरी तरह बाहर नहीं जाने देते। ग्रीनहाउस गैसें भी हमारे ग्रह के लिए बिल्कुल बिल्कुल यही काम करती हैं। वो गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती हैं। और हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है। यही तो है वो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारी पृथ्वी को लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पे रखता है। इसके बिना हमारा ग्रह इतना इतना ठंडा होता कि यहाँ जीवन का पनपना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। एक तरफ है प्रकृति का बनाया हुआ सिस्टम जो लाइफ गिविंग है, और दूसरी तरफ है वो इम्बैलेंस, वो असंतुलन जो इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा हुआ है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस पूरी प्रोसेस को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, सूरज से एनर्जी हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, सिंपल। स्टेप 2, हमारी धरती और समंदर वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं, और फिर इसे हीट यानी गर्मी के रूप में वापस अंतरिक्ष की तरफ भेजते हैं। एंड स्टेप 3, यहीं पर ग्रीन हाउस गैसें अपना रोल प्ले करती हैं। वो इस बाहर जाती हुई गर्मी का एक हिस्सा पकड़ लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती हैं। तो यहाँ पर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलती हैं। पहली कहानी है नेचुरल इफेक्ट की, एक बैलेंस सिस्टम जो लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन फिर आती है दूसरी कहानी, द एनहांस्ड इफेक्ट, जो पैदा हुआ है इंसानी गतिविधियों से, जैसे कोयला, पेट्रोल और गैस जलाना। और यही वो इम्बैलेंस है, यही वो असंतुलन है जो आज ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। तो इस इम्बैलेंस के पीछे कल्प्रिट्स कौन हैं? कौन सी गैसें हैं? आंकड़े देखिए और तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये अकेली ही करीब 76% के लिए जिम्मेदार है। दैट्स ह्यूज। इसके बाद मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का नंबर आता है। जो असल समस्या है ना, उसकी जड़ इन्हीं आंकड़ों में छुपी हुई है। तो ठीक है, ये साइंस हो गया, पर इस बढ़े हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर हमारी दुनिया पर असल में कैसा दिख रहा है? ये अब सिर्फ साइंस की किताबों की बात नहीं रही। इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। सिर्फ इस एक नंबर पे गौर कीजिए, +1.2 डिग्री सेल्सियस। सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा ना लगे, है ना? सिर्फ 1.2 डिग्री, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर इतना ही बढ़ा है। और इस छोटी सी दिखने वाली संख्या के पीछे बहुत बहुत बड़े बदलावों की कहानी छुपी है। और ये बदलाव दिखते कैसे हैं? समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। हीट वेव्स पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती जा रही हैं। तूफान, सूखा, बाढ़, ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब ज्यादा कॉमन हो गए हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और बात अब सिर्फ मौसम की नहीं रही, ये हमारे खाने और पानी की सिक्योरिटी तक पहुंच गई है। तो जाहिर है, इतनी बड़ी ग्लोबल चैलेंज का सामना करने के लिए दुनिया ने मिलकर कुछ तो किया ही होगा। तो चलिए अब तक की जो क्लाइमेट एक्शन की कहानी है, उस पर एक नज़र डालते हैं। इस सफ़र में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स रहे हैं। 1988 में IPCC बना, यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसने हमें साइंस को सॉलिड तरीके से समझाया। फिर 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल, और 2015 का वो लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट, जिसने सच में पूरी दुनिया को एक साथ लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की।
अब क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल फर्क है। क्योटो में क्या था? कुछ अमीर डेवलप्ड देशों पर टारगेट्स मतलब लक्ष्य ऊपर से थोपे गए थे। इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन पेरिस में हर देश को खुद अपने लक्ष्य तय करने की जिम्मेदारी दी गई। ये था बॉटम अप अप्रोच, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसने पहली बार हर देश को, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस लड़ाई में एक पार्टनर बनाया। और जैसा कि यूएनएफसीसी का ये स्टेटमेंट भी बताता है, पेरिस एग्रीमेंट की असली खूबसूरती और महत्व यही था कि इसने पहली बार हर देश को, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग, एक कॉमन कॉज के लिए, एक साझा मकसद के लिए एक साथ खड़ा कर दिया। तो ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। ऐसे में क्लाइमेट एक्शन का अगला फेज, अगला दौर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।